एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे, जहाँ पे हर वक्त और हर जगह यही चर्चा हो रही है कि द कश्मीर फाइल्स जिसने भी देखा, जहाँ पे फिल्म चल रही हो या फिल्म से बाहर निकल कर आने के बाद दर्द है, आंसू है, तड़प है और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक मजबूर अपने आप को हम महसूस करते हैं। इतने मजबूर कि हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त भी जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया और आज हम सिर्फ देख कर निकलते हैं, फिल्म के दौरान भी और बाहर निकलने के बाद भी वो हेल्पलेसनेस, वो मजबूरी कहीं ना कहीं हमारे साथ रह रही है। और आज भी मेरे अंदर है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ नहीं किया, उस वक्त प्रशासन ने कुछ नहीं किया, सिस्टम ने कुछ नहीं किया। आज हमने ये भी देखा किस तरीके से पत्रकार MJ अकबर से बात की गई तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना है, इस चीज़ को उन्होंने समझा है कि इस वक्त जब राजीव गांधी से सवाल पूछे गए थे कि क्यों कुछ नहीं किया गया, तो उन्होंने बोला कि मित्रता थी एक अलायंस में। CM जो वहाँ के थे उस वक्त एक अलायंस था दोनों सेंट्रल और स्टेट के साथ, इसलिए कश्मीरी पंडित मरते रहे, हिंदुओं का नरसंहार होता रहा और सब चुप थे, खामोश थे। हम सब ने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त से समस्याएं देखी, दरिंदगी देखी, नरसंहार देखा। लेकिन अब बात करेंगे समाधान का, क्योंकि ये वो अतीत है, ये वो काला सच है जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे हर कोई अब ये कह रहा है कि 300-400 रुपए के टिकट में हम अपना आने वाला भविष्य देख रहे हैं, तो क्या ये हमारा भविष्य है? ये हमारे बच्चों का भविष्य है? क्या यही भविष्य हम डिजर्व करते हैं, या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि अपने बच्चों को बचा लो? पर कैसे बचाएं, अपने बच्चों को कैसे बचाएं, ये सब जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। समस्याएं तो हमने देखे, अब समाधान की भी बात करते हैं। मैं एक बार फिर से आचार्य प्रशांत के पास आई हूँ। आपने इनके वीडियो पहले भी देखा होगा। इनका खुद का गुरुकुल है, आचार्य हैं, ये खुद डॉक्टर हैं ये। तो मैं इनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे बचाएं हम अपने आने वाले भविष्य को। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी, आपने अपना समय दिया हमें। कैसे बचे हम? सबसे पहला सवाल, द कश्मीर फाइल्स की किस्से आपने देखे, वो कश्मीरी पंडितों के किस्से तो हमारे लिए शायद नया है, ये आपके लिए नया नहीं होगा। कैसे बचे हम और क्या है सारा सच, कैसा सारा समाधान क्या है, ये बताएं हमें। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकूं। और आपने 2 प्रश्न पूछे हैं कि इस समस्या को हम कैसे देखते हैं और समाधान क्या है। तो जब समस्या की बात करते हैं तो मैं भी अपने बाल्यकाल में जा रहा हूँ, और चूंकि हम सामाजिक रूप से थोड़े सजग थे, ऐसे परिवार आदि से रहे, तो मुझे 90 के दशक बचपन के मुझे याद हैं। और कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हमें अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पता चलती थी। तब तक ये जो सोशल मीडिया था इतना अधिक नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था। तो मुझे याद है, फिर जब बड़े हुए और थोड़े राष्ट्रीय भावनाओं से हम जुड़े, तो उसके बाद में हमने इन चीज़ों को खोज करके पढ़ना शुरू किया। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़े क्या कहना चाहिए, सौभाग्य का विषय है कि इस प्रकार के लोग, इस तरह की जो मूवी है उसको बनाने वाले लोग आज भारतीय समाज में हो पा रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों ने जिनके अंदर राष्ट्रीय भाव थे, बचपन से ही थे, तो हम संसार को या मूवी वाले जगत को 2 प्रकार से देखते थे। एक प्रकार तो यह था कि जो सांसारिक दृष्टि है, आमोद प्रमोद और मनोरंजन की दृष्टि है, उस दृष्टि से देखते थे। और जो दूसरी दृष्टि थी वह किस प्रकार से हम इसके अंदर से राष्ट्रीय भावों को ढूंढ पाएं, अथवा आध्यात्मिक भावों को ढूंढ पाएं, अथवा सांस्कृतिक क्रांति की ओर हम लोग जा पाएं। तो जब हमने ऐसा खोज किया तो हमें वही गिनी चुनी कुछ फिल्में, पुरानी वंदे मातरम के गीत सुनते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वो था आनंद मठ मूवी को, उसको ब्लैक एंड व्हाइट को हम देखते थे। फिर बीच में सीधे शहीद फिल्म आती थी, मूवी आती थी मनोज कुमार वाली। और मैं, आप आश्चर्य करोगे कि मैं देश और विदेश में ऐसे लोगों से मिला हूँ, उन्होंने बताया कि हमने उस मूवी को, शहीद मूवी को 50 बार लगातार देखा है जब वो सिनेमा में आई है। उसके बाद में ऐसे जो लोग थे कि जिनके भीतर इस प्रकार के राष्ट्रीय भाव थे, उनको पोषण करने के लिए हमारे सिनेमा जगत कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। और जो मनोरंजन था, जिसको मनोरंजन कहते हैं, वो बुरी बात नहीं है, अभिव्यक्ति करनी चाहिए, मनोरंजन आवश्यक है, परंतु वह मनोरंजन उस समय पर अच्छा लगता है कि जब हमारा समाज सुखी हो।
आज हमारा समाज एक बहुत बड़े विघटन की ओर जा रहा है। उसके दोनों पक्ष हैं, दोनों लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात कहेंगे, परंतु हम जब शास्त्रों का आधार लेकर के अपनी चर्चा करते हैं तो जो वास्तव में राष्ट्र का कार्य करना चाहते हैं, जो वास्तव में संस्कृति का पोषण करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ पोषण की आवश्यकता है। आज वो लोग भटक रहे हैं। जब हम मूवी की बात कर रहे हैं तो यह जो मूवी है, कश्मीर फाइल मूवी, हमारे को एक बात बता रही है विशेष रूप से कि ये जो मीडिया है, ये जो डिजिटल मीडिया कितना सक्षम माध्यम है। एक मूवी से किस प्रकार से पूरे समाज एक आंदोलित हो रहा है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष बन गए हैं और एक तरफ का जो पक्ष है जो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखता है इस मूवी को, वह आंदोलित होकर समाधान भविष्य की ओर देख रहा है। और साथ ही साथ दूसरे पक्ष की मैं चर्चा करूंगा, वो इस मूवी से आक्रांत है, वो भयभीत भी हो रहा है कि इस प्रकार से समाज के अंदर क्या होगा। मैं कुल मिलाकर के अपनी बात यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये कितना सक्षम माध्यम है और इस माध्यम का प्रयोग राष्ट्रीयता के भावों को, देशभक्ति के भावों को, सच्चाई के, ईमानदारी के भावों को बढ़ाने के लिए अब तक क्यों नहीं हुआ। जब हम इनके विवेक अग्निहोत्री जी के और अनुपम खेर के इंटरव्यू भी देखते हैं तो उनके इंटरव्यू में बड़ा कष्ट होता है जान करके कि इस तरह की मूवी के लिए भी उनको फंड रेजिंग करनी पड़ी, उनके पास धन नहीं था थोड़े से बजट के अंदर ये मूवी। और तो और आप देखिए प्रधानमंत्री जी को भी इस मूवी के प्रचार के पक्ष में आना पड़ा है कि लोगों तक ये बात जाए। तो इस दृष्टि से जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि जो छद्म राष्ट्रवाद या छद्म मानवतावाद का जो आवरण ओढ़े हुए लोग हमारे देश की जो उन्नति नहीं चाहते, ऐसे बहुत से लोग हैं। किसको क्यों परेशानी होगी इस चीज को, सच्चाई को देखने से, जबकि समाज सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास किया है ना। और इसके अतिरिक्त ये जो मूवी को उन्होंने पास ही नहीं किया, इससे विपरीत कितनी सारी मूवी जिसमें आतंकवादियों को महिमा मंडित किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर हजारों मूवी ऐसी बनी होंगी जिसमें डाकू हीरो हैं, हजारों मूवी ऐसी बनी होंगी जिसमें पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी क्रिमिनल हैं, पॉलिटिशियन क्रिमिनल हैं। एक सच्चाई को बताने वाली जब मूवी बन रही है, चाहे उसके दो पक्ष हों, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध न... समाधान क्या हो सकता है अब इसका, कैसे समाधान करें, अपने भविष्य को कैसे बचाएं? जी, अब पहली बात तो यही है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। अब अवेयर होने के साथ साथ हम लोगों के मन में एक ये विशेष कठिनाई आ जाती है, हम लोगों के सामने कठिनाई यह आ जाती है कि हम कहाँ जाएं। क्योंकि इस फिल्म में भी हमने देखा, बोला गया है कि अब विश्व गुरु बनाना है। हम विश्व गुरु बने कैसे? सिर्फ बात होती है कि विश्व गुरु बनेंगे, बच्चों को भविष्य में अच्छा कुछ करेंगे, कैसे बचाएं? क्योंकि बात ये भी हो रही है कि केरल हो या बंगाल हो या कश्मीर बनता जा रहा है, तो कैसे बचाएं हम? मान लीजिए कि यह कोई संसार में एक युद्ध चल रहा है और वस्तुतः देवता और दानवों का युद्ध तो सतत चलता रहा है और सतत चलता रहेगा। इसको देवता दानव का युद्ध कहिए, आर्य अनार्य का युद्ध कहिए, धर्म और अधर्म का युद्ध कहिए, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष में स्वयं को खड़ा ही पाता है। तो युद्ध का जो पहला नियम है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कौन हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, आप किस पक्ष में लड़ रहे हैं उस पक्ष का पता होना चाहिए। तो जिन शास्त्रों की, जिस संस्कृति की, जिस देश की धरोहर की रक्षा की हम बात करते हैं, आज उसको जानने वाले लोगों की बहुत अधिक कमी है, यथार्थ में जानने वाले लोगों का अभाव है। इसलिए हम इस चीज को से भी स्वयं को, जिसको हम सनातन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, आर्य वैदिक कहेंगे, ये सब लोगों के सामने भी यह कठिनाई बहुत अधिक आई हुई है कि कैसे जाने। मतलब सेकंड हैंड नॉलेज उन तक है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शास्त्रों के विषय में जान पा रहे हैं। जबकि जिन शास्त्रों के ऊपर हम इतना गर्व करते हैं, जिन शास्त्रों को जान करके सारा संसार आज तक चकाचौंध है, अभी तक भी उनके अंदर साइंटिफिक रिसर्चेस की अथाह संभावना है, जिन वेदों और वैदिक शास्त्रों के प्रति, उसमें जो संभावना है उस तक हमारा युवा नहीं पहुंच पा रहा है। सेकंड हैंड नॉलेज है उन शास्त्रों की। और तो और अंग्रेजी माध्यम में तो वही ज्ञान है अधिकांश कि जो अंग्रेजों ने ही ट्रांसलेट कराया, और वो भी एक विशेष प्रकार से ट्रांसलेट किया गया कि भारत को किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए, किस प्रकार से भारत पर शासन किया जाए। तो आज आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि आज यह अति आवश्यकता है। समाधान का जो पहला बिंदु है कि इसको जानना, हमारे को जानना, और उसको जानने के लिए दो काम करने होंगे।
एक तो शास्त्रों को पढ़ना, और केवल मौखिक रूप से वर्बली पढ़ना नहीं है, उसको जीना। माने उदाहरण के लिए मैं छोटी सी बात से प्रारंभ करता हूं कि सुबह उठना चाहिए। हमारे सब शास्त्रों में कहा गया है, वेदों से लेकर के स्मृतियों से लेकर के सारी शास्त्रों में कहा गया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब हमारे शास्त्र तो पढ़ लिए सुबह उठना चाहिए, परंतु प्रातःकाल उठने से आपकी स्मृति, बुद्धि, मेधा बढ़ती है। तो इसको कौन प्रयोग करेगा? हम ही लोग तो प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए वो तपस्विता होनी भी आवश्यक है, और इन दोनों चीजों का जो संगम है वह हमारे गुरुकुल देते हैं। हमारे गुरुकुल संगम है, जिसके अंदर न केवल आप शास्त्र ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, अपितु आप उन शास्त्रों के साथ में कैसे जीना है, आपका जीवनचर्या, आपकी तपश्चर्या भी साथ साथ होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को भी राष्ट्र का काम करना है, जिस व्यक्ति को जीवन की सच्चाई से अवगत होना है, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को आंतरिक शांति की खोज करनी है, उसको गुरुकुल में आना ही होगा। आचार्य जी, जहाँ पे एक तरफ आज की पीढ़ी, आज के युवा, आज की पूरी जनरेशन हिजाब मुद्दे को लेकर इतनी विवादित हो रखी है कि जहाँ पे स्कूल में, मदरसे में हिजाब पहन के जाएंगे, बात मदरसे की हो रही है, मदरसे की बार बार मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, वहीं पे हमारे गुरुकुल विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि शायद गुरुकुल को लेकर एक ये विचारधारा आती है कि बच्चों को वो अध्ययन नहीं मिल पाएगी जो आज की ज़रूरत है, जो आज के कंपटीशन के जमाने में कहूँ तो सबसे ज़्यादा जिसकी नीड है। तो कैसे आज के पेरेंट्स तक ये मैसेज जाए कि गुरुकुल में वो सारी चीज़ें हैं जो आज के कंपटीशन में, मदरसा जहाँ पे बढ़ता जा रहा है, गुरुकुल घटता जा रहा है। गुरुकुलों के विषय में जब अंग्रेजों ने शोध किया तो पता चला कि भारत में लाखों पाठशालाएं थी। अब क्या होता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अब उसके ऊपर चर्चा करी जाएगी, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो व्यावसायिक शिक्षा पद्धति है, अर्थात वो एक प्रकार की नौकरी सिखाती है। स्वावलंबन सिखाना एक अलग बात है। तो स्वावलंबन कि वो स्वयं नए एंटरप्रेन्योर आपके क्रिएट हो पाए, नए प्रकार की चीजें हो पाए, नहीं तो घिसी पिटी चीजें ही होती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे आप देखेंगे ऐसा रिसर्च भी है कि अपनी ही भाषा में वास्तविक शोध हो सकते हैं, नई रिसर्चेज हो सकती हैं। तो भारत के अंदर अब तक कम नोबेल प्राइज क्यों मिले? भारत के जो टॉप साइंटिस्ट थे, तो भारत के अंदर ऐसी कौन सी जगह ही नहीं थी पिछले 60-70 साल में कि अपने टॉप साइंटिस्ट को अपने देश में रख पाए। क्यों वो नासा में जा रहे हैं? क्यों एक डॉक्टर जिसको भारत सरकार अपना पैसा देके पढ़ाती है और वो विदेश में चले जाता है? क्यों एक IITian विदेश में भागने को अपनी प्रायोरिटी रखता है? तो इसका समाधान कौन करेगा? वस्तुतः बुद्धिजीवी लोगों को सामने आना पड़ेगा, और गुरुकुल परंपरा जो अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रहा है उसको पुनः पोषण करना पड़ेगा। उसके अंदर भी 2-3 तरह से हम विचार कर सकते हैं कि लोग आएंगे, और लोग जब आएंगे उसके अंदर, तो जो ज्ञान शास्त्रों में है उसको धरातल पर कैसे उतरा जाए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो, संसार में बहुत बड़ा कार्य करने का यह है कि संसार को यह बता दो कि शास्त्रों की बातें धरातल पर उतारी जा सकती हैं, उसको जिया जा सकता है। यम और नियमों का पालन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन आप वास्तव में कर सकते हो जीवन में। तो यह गुरुकुल वस्तुतः एक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर आप अपने जीवन के, जो निजी जीवन की जो आत्मिक उन्नति है, उसके वैभव को आप प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए तपस्या करनी आवश्यक होती है। न अतपस्विनः योग सिद्धति, ऐसा कहा गया है कि तपस्वी व्यक्ति को ही योग की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न के उत्तर में यह बात कही जाएगी कि देखो, गुरुकुल के लिए बिल्डिंग नहीं होती है, पेड़ के नीचे भी गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है, गुरु और शिष्य। ठीक है जी। गुरु अर्थात एक भारी जो ज्ञान से वृद्ध है, वह अपने शिष्य को अपने ज्ञान का प्रदान करता है। जब भी हम गुरुकुल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा सी उत्पन्न हो जाती है। हम जो सब जीवात्माएं हैं ना, तो कभी ना कभी गुरुकुल परंपरा से जुड़े रहे होंगे। हम तो यह मानते हैं कि जीवात्मा अनादि है, न मरती है न जन्म लेती है जीवात्मा। तो हम इसी भारत भूमि पे हजारों बार जन्म लिए हुए लोग हैं, जो इतने राष्ट्रीय भावों से, सांस्कृतिक भावों से, आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत हैं। तो
गुरुकुल का नाम सुनते ही हम सब के मस्तिष्क में, हृदय में एक श्रद्धा सी उमड़ाती है, और उसमें हम देखते एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक गुरुजी बैठे हैं और नीचे शिष्य बैठे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। वस्तुतः यही गुरुकुल होता था, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ जुड़ करके, माने नेचुरल वे ऑफ लर्निंग क्या है। तो ये एक महान चीज थी, महान बात है ये। तो इसको आज की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे कि MBA, ये वो CA और इस तरह की पढ़ाई, और है ना IIT, ऐसे नहीं होगा। प्रकृति के बीच में रह, प्रकृति की गोदी में, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी गुरुकुल की, वो कहीं विश्वविद्यालयों में होती होंगी, अन्यथा विदेशों के अंदर जहां 6 महीने तक बर्फ पड़ती है, उनकी मजबूरी है, उनके लिए ये आवश्यकता है कि वो बंद कमरों में ही पढ़ाई करें। हम तो प्रकृति की गोद में ही बैठ के पढ़ते थे। जहाँ पे बात फिर वही आ जाती है धन अर्जित की, क्या गुरुकुल के पढ़ाई से धन अर्जन होगा? घरोज के खर्चे, परिवार, बहुत सारी चीजें हैं, ये कहाँ से होंगी? जब हम धन की बात करते हैं तो हमें धन की परिभाषित करना पड़ेगा कि धन होता क्या है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर यह माना गया है कि जो धन है, धन आना और जाना है, परंतु जो चरित्र है वह आपके साथ रहेगा सदा। और यदि चरित्र है, आपके अंदर लगन है, आप पुरुषार्थी हैं, तो आप रेत को भी सोना बना सकते हैं। क्या गुरुकुल में वो शिक्षा दी जाती है? हाँ, मैं पिछली बात को पहले पूरा करूंगा। तो आपने कहा है, पूछ रहे हैं क्या धन मिलेगा, क्या धन होता क्या है। एक व्यक्ति अपने अस्तित्व से जब संघर्ष कर रहा होता है, क्या कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो फिटेस्ट केवल नौकरी करने वाला फिटेस्ट कभी भी नहीं होगा। अब आप यूक्रेन के अंदर देखिए, है ना, अच्छा यूक्रेन में लड़ाई हो रही है ना, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु युद्ध तो एक मानव सभ्यता से जुड़ी हुई चीज है। तो उसके अंदर आपका धन, कौन सा धन काम आएगा, क्या चीज काम आएगी? तो बोले ये जो करेंसी गायब हो जाती है, फिर वो कहते नहीं करेंसी के बाद में ना जो लिक्विड मनी सोना है, सोना रहता है साथ साथ। फिर बोले जब सोना भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आपके अंदर का हिम्मत, जज्बा, जो संघर्ष क्षमता है, वस्तु तो वह रहेगी। तो उसको पहले बनाना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पहले नंबर पे। तो आपका जीवनचर्या उत्तम रहे, सुगम रहे, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक आप प्रत्येक परिस्थिति के अंदर एक समान जी पाए। मैं गुरुकुल शिक्षा बता रहा हूं क्या है, जो आपको संसार में जीना सिखा रही है, संघर्ष करना सिखा रही। तो अगर आपने इसको अर्जित कर लिया, तो हमारे तो शास्त्र कहते कि 100 वर्ष जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष की आयु है फिर उस व्यक्ति की, जो ये मनुष्य का शरीर दिया ना परमात्मा ने, इसकी 100 वर्ष की आयु है। तो 100 वर्ष जीने के लिए प्रकृति के साथ हार्मनी में समन्वय बना करके व्यक्ति कैसे जी पाएगा, यह उसने समझना है। सबसे पहले तो गुरुकुल यही तैयारी कराता है, गुरुकुल शिक्षा। दूसरी बात आती है उसको शाब्दिक ज्ञान की। ठीक है जी, तो पहले गुरुओं के पास में शिष्य जाते थे, शिष्य के अंदर जो दोष होते थे उसका निवारण करने में कई बार वर्षों वर्ष लग जाते थे। क्या दोष होते थे जिसका निवारण करना होता है? देखो, ज्ञान तो बिखरा हुआ है, संसार में है, इतनी सी बड़े बड़े व्यापारियों के उदाहरण हैं, बड़े बड़े जो विश्व में सबसे टॉप के लोग धनाढ्य हैं उनके उदाहरण हैं, भारत के भी और विदेश के भी। उनके पास में फॉर्मल एजुकेशन बहुत अधिक नहीं थी, है ना, वो लोग कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन वाला व्यक्ति वो अधिक नौकरी की तरफ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि उसके माइंड को एक प्रकार से प्रोसेस कर दिया जाता है और वह नौकरी बढ़िया से करता है, डिसिप्लिन होकर करता है। परंतु अपने निजी जीवन वह कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना संघर्षशील है, कि जैसे मैंने कहा रेत को सोना बनाने का कितना सामर्थ्य है उसका। तो यह गुरुकुल का संघर्षमय जीवन सिखाएगा। मतलब आप अपनी चॉइस से संघर्ष को चुन रहे हैं गुरुकुल के अंदर, है ना, कि जितना आप जीवनचर्या में संघर्षशील होंगे उतना ही आप संसार के अंदर भी लाभ लेंगे। ठीक है जी। अब एक बात तो यह बताई मैंने कि सबसे पहले यहां से शुरू होगा, जॉब से शुरू नहीं होगा गुरुकुल, जीवन निर्माण से शुरू होगा गुरुकुल। ठीक है ना जी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि गुरुकुल में आते धन मिल जाएगा, नहीं, ये छलावा है ना। मदरसे से धन मिलेगा क्या? मिशनरी के पास धन मिलेगा क्या? अगर मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रहा, क्योंकि उनका प्रचार अधिक है। ठीक है जी। तो धन की जिसको इच्छा है वो या ना आए गुरुकुल में, नहीं, धन के लिए गुरुकुल नहीं है। इधर तो समर्पण के लिए आइए। एक जनरेशन तो पूरी की पूरी ऐसे लग जाएगी कि समर्पित लोगों की चाहिएगी कि जो कुछ नींव भरेंगे इस संस्कृति में, गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल परंपरा के अंदर, तो उसके बाद में नए निर्माण होंगे। जब पेड़ ऊपर उगता है
तो पहले जो गुठली या बीज होती है उसको जमीन में डाल दिया जाता है। वो दिखती नहीं है, धीरे धीरे गलती है, अंकुर से फूटना शुरू करता है और धीरे से अंकुर बाहर आता है। और जब वो अंकुर बाहर आता है उसको बहुत सारे संरक्षण की जरूरत होती है। संसार में बहुत सी बाधाएं, हवा पानी भी उसको नष्ट कर सकती है, पर जब वो बड़ा हो जाता है फल देता है। जब तक वृक्ष बड़ा नहीं होता, तना उसका मजबूत नहीं होता, तब तक उसको बहुत सारे पोषण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब तक बालक युवा नहीं होता, उसको कई तरह से संरक्षण की आवश्यकता होती है, वो जो गुरुकुल करता है। आज इन बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, है ना, इन बच्चों के लिए कि मतलब मन में इतनी पीड़ा और दया होती है। जिस प्रकार कश्मीर फाइल देख करके कुछ विस्थापित पंडितों के प्रति हमारे मन दया होती है, हमारे को जो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, जब भारत की या विश्व की युवा पीढ़ी को इस इंटरनेट के हाथ में दिया हुआ देखते हैं तो हमारा हृदय रो पड़ता है कि कोमल मन, बिल्कुल पुष्प के समान जिन कलियों को खिलना था, उनके सामने इतना अग्नि के अंदर उनको झोंक दिया। उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है जीवन में। इतना जो भावुक जीवन था उनका, जो भावुकता है, उस भावुकता के अंदर उसको ऐसी ऐसी सूचनाएं दे करके, ऐसे ऐसे चरित्रों के साथ में जोड़ करके एडिक्ट कर दिया जाता है। झूठे ही नायक बना दिए उनके लिए, झूठे ही हीरोज जो है वो बना दिए, चाहे वो फिल्म के कहिए या क्रिकेट के कहिए। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बुरा नहीं कहता, परंतु जिस युवा को अब रोल मॉडल ऐसे हो गए ना, तो जिसका रोल मॉडल तपस्या है ही नहीं, जो क्योंकि फिर बच्चे अभिनय ही करेंगे। अब आज देखिए बच्चे कितना सारा अभिनय करना चाहते हैं। वो बच्चे क्यों नहीं भगत सिंह का अभिनय करना चाहते हैं, है ना। सुबह से अगर उनको भगत सिंह बताया जाएगा, क्रांतिकारियों की बात बताई जाएगी, है ना, तो वो उन्हीं का अभिनय करेंगे। एक फिल्म जब इतने परिदृश्य को परिवर्तित कर सकती है तो कुछ और ऐसी चीजें आएंगी तो कहां तक वो बात पहुंचेगी। तो जब मैं फिर से गुरुकुल पे ही आ रहा हूं, तो गुरुकुल हमारे को यह सिखा रहा है, समझा रहा है, गुरुकुल व्यवस्था बता रही किस प्रकार से हमने अपने इस जीवन को, इस शरीर को, इस मस्तिष्क को दृढ़ करना, हर परिस्थिति के लिए तैयार करना। यह पहली स्थिति है, पहली बात है, ठीक है जी। क्योंकि प्रभावित न होना, कोई हमारा उपयोग न कर ले, तो ये सब गुरुकुल बताएगा। दूसरी बात आएगी गुरुकुल में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या हम पढ़ाएंगे। वो जो पढ़ाई है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने पूछा कि क्या वह धनार्जन, इसको कहते हैं अर्थकरी विद्या, शास्त्र में कहा जाता है कि अर्थ देने वाली विद्या है कि नहीं, समाज में प्रतिष्ठा देने वाली विद्या है कि नहीं, तो नहीं, वो अर्थकरी भी, वो धन भी देगी। सीधे सीधे आज गुरुकुल जिस स्थिति में है उसमें भी धन प्राप्त होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। अब मुझसे कई बार पूछते हैं कि हमारे गुरुकुल के विषय में कि जी बच्चे क्या करेंगे गुरुकुल में पढ़ के। थोड़े से हमारे पास ब्रह्मचारी विद्यार्थी हैं, अधिक नहीं है, परंतु बड़े होकर पढ़ विद्या अध्ययन करके क्या करेंगे। पहली बात बोले पढ़ाएंगे। आचार्य जी, हमने सुना है कि अलग अलग शहरों से भाग भाग कर लोग आपके पास गुरुकुल में आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी आपके गुरुकुल में। देखो, हमारे गुरुकुल की कुछ विशेषताएं हैं, पर मैं चाहूँगा कि मैं पहली बात को पूरा करूं कि जो पढ़ करके बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो पढ़ करके बच्चे क्या करेंगे, पहला तो पढ़ाएंगे कि हमारी संस्कृति को शुद्ध रूप से जान करके आगे बढ़ाने के लिए ऐसी लाखों युवकों की आवश्यकता है, अर्थात लाखों लोगों की जॉब है। आप एक व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाता है, किसी को भी अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो चाहे कितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल जाएं, वो जो अच्छा ट्यूटर है उसके पास स्टूडेंट्स हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो उसकी जॉब तो है ना। तो ऐसे ही जैसे हमने कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ाए, कुछ शास्त्र पढ़ाए, तो हजारों बच्चे, हजारों लोग हमसे जुड़े, तो वो तो रोजगार भी है वहां पे, वो दक्षिणा देते हैं आपको, ठीक है जी। तो ऐसे आज जो वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान जिनको है, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त है, उन ऐसे लाखों रोजगार अभी भी गुरुकुल के भीतर हैं, अभी हैं, ऑलरेडी हैं। एक बात कि वो पढ़ाएं, डायरेक्ट पढ़ाएं, लाखों रोजगार है। दूसरा, गांव-गांव, शहर-शहर में जो गुरुकुल खुलेंगे तो आचार्यों की आवश्यकता है। कहाँ आचार्य हैं? मुझे तो नहीं मिल रहे हैं, मुझे इतने लोग कहते हैं। मैंने कहा भाई आचार्य आपको चाहिए तो अपने बच्चे को यहाँ भेज दो, आचार्य बन के वो बाहर आए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से समाधान है। मैं और बताता हूँ, मैं आपको अभी अभी 50 लाख रोजगार काउंट करा दूंगा, ठीक है ना, जहां तक रोजगार की बात है। और तो और उनको ये सिखाएंगे वो कम में भी जी सकेगा।
दर्शन सिखाएंगे उनको, जीवन दर्शन सिखाता है। सीखने के बाद में व्यक्ति की इच्छाएं कम हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, भोग कम हो जाते हैं, तो दवाओं का खर्चा उसका नहीं होगा, ओढ़ने पहनने का, फैशन का खर्चा उसका कम होगा। तो थोड़े से के अंदर हेल्दी खाएगा, खराब नहीं खाएगा और बढ़िया काम करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो थोड़े से के अंदर भी वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाएगा। फर्स्ट लेवल पर तो यही सिखा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं कि वो क्या करेगा। गुरुकुल का विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़ने के बाद में एक आचार्य का सहयोगी बन सकता है। डायरेक्ट आचार्य ही बनेंगे ऐसा नहीं होगा। एक टीम गुरुकुल को चलाती है, केवल एक आचार्य ही आचार्य कार्य, तो आचार्य तो गुरुकुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही कुछ और डिपार्टमेंट्स होते हैं। पूरा ऑटोनोमस सिस्टम है गुरुकुल, सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं गुरुकुल में। गुरुकुल अपने आप में पूरा एक सोसाइटी, समाज है, ठीक है जी, जिसके अंदर भोजन बनाने से, सफाई से लेकर के, है ना, प्रचार से लेकर के सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने से, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है जी। तो उसके अंदर हम अच्छे से रोल मॉडल बना के समाज को दिखाएं, और बहुत तरह के मॉडल सभी बनने हैं, है ना, और वो फिर मल्टीप्लाई होंगे, उसका गुणन होकर के पूरे संसार में वो लोग वो चीजें पहुंचेंगी। तो दूसरी मैं एक बताया मैंने, पढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, हजारों रिसर्चर्स की जरूरत है, हजारों हजार अवगाहन करेंगे, अंदर डूबेंगे शास्त्रों के भीतर। पता नहीं कितनी साइंस निकलेगी, पता नहीं कितने इकोनॉमिक्स के सूत्र निकलेंगे, पता नहीं कितने समाज विज्ञान के सूत्र निकलेंगे, सोशल साइंस की चीजें निकलेंगी शास्त्रों में से, ठीक है जी। राजा प्रजा की क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी, कितनी सारी चीजें हैं। माने अनबायस्ड, निरपेक्ष रूप से शास्त्रों के ऊपर रिसर्च ही नहीं हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत क्षणिक हुई, जिनको हुई है उनको इतना बड़ा रिसर्च नहीं कह सकते कि सरकार का या समाज का सपोर्ट होकर संघर्ष करके लोगों ने संस्थाएं खड़ी करी। बहुत फर्स्ट लेवल के अंदर इतना ही काम किया तो वो लोग बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के स्वामी ओमानंद जी और ये लोग हुए हमारे क्षेत्र के अंदर। इन लोगों ने महान पुरुषार्थ किए इस क्षेत्र के अंदर। अभी भी मेरे कुछ मित्र, छोटे और बड़े आचार्य लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन सब के पुरुषार्थ संस्था को खड़े करने तक चले जाते हैं, ठीक है ना। परंतु अब समाज में नई क्रांति आएगी तो ये गुरुकुल के विद्यार्थी करेंगे। एक तो बात इसी में मैं कह करके पूरा करूंगा। रिसर्च के बाद में लेखन होना चाहिए, लिखने वाले लोग चाहिए। हमारे को अपने शास्त्रों के बारे में गलत प्रचार, दुष्प्रचार होता है। मनुस्मृति भेदभाव फैलाती है, जबकि मनुस्मृति जैसा न्याय संगत ग्रंथ ही नहीं है ना। शूद्र को जो महत्व वहां दिया गया वो कहीं नहीं दिया गया है। पर एक तरफ कोई पढ़ ही नहीं रहा है, जो उसको जलाते न वो पढ़ते हैं और जो उसका पक्ष लेते न वो पढ़ते हैं। तो पढ़ना आवश्यक है, तपस्या करना आवश्यक है। तो सही सही बातें तो कहें, ठीक है। तो ऐसे तटस्थ बातें करना। तो तीसरी, और इसके अतिरिक्त प्रचारक चाहिए हमारे को, जो हमारी संस्कृति को सच में लोगों तक ले जाएं। प्रोमोटर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, है ना, प्रोपेगेटर्स चाहिए, फैलाने वाले लोग चाहिए, जो संसार के अंदर अपनी बातें लेके जाएं। भारतीय संस्कृति को हम सच्चे मायने में बाहर तक ले जाएं। कहते हैं कि विश्व गुरु हो राष्ट्र पुनः, वो बिना गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त किए लोग के नहीं हो सकता। आप देखिए, विडंबना है हमारी कि वो लोग संस्कृति का प्रचार कर रहे होते हैं जिन्होंने स्वयं गुरु शिष्य परंपरा में नहीं पढ़ा और गुरुकुल का प्रचार कर। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ेगा। ये जो शास्त्र अध्ययन है, कोई यूं सोच ले कि भाई हम इंटरनेट से पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे चैनल देख के पढ़ लेंगे। बहुत सारे मुझे मिलते हैं कि आचार्य जी यूट्यूब पे डाल दो आप सारे, वो उसी से पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भाई, तपस्या कैसे होगी, नहीं हो सकती। जो सम्मुख गुरु शिष्य की ही परंपरा थी, और यह परंपरा, आप आश्चर्य करोगे इस वाक्य के ऊपर कि संसार की सबसे प्राचीन परंपरा यही है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो माता पिता की जो स्वाभाविक नैसर्गिक परंपराओं के अतिरिक्त जो गुरु शिष्य की परंपरा, विद्या के आदान प्रदान की जो परंपरा है गुरु शिष्य स्वतंत्र रूप से, तो यह सनातन जिसका नाम है वो इस परंपरा के कारण सनातन है, नहीं तो कोई सनातन नहीं है। तो यह जो परंपरा है, यह सम्मुख शिष्य बनने के लिए आना पड़ेगा, जिसको भी पढ़ना है।
आपने कहा कि दूर दूर से लोग आते हैं गुरुकुल में, है ना? इसके अलावा मैं एक सवाल और इसी में जोड़ूंगी आचार्य जी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और गुरुकुल में और क्या है, कैसे आए, और पूरी शिक्षा, आपने मनुस्मृति की भी बात की। इसके अलावा कई वेद हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसको कि हम पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ने का हमें ढंग भी नहीं आता है। तो लोग आपको कैसे सुने? क्या भविष्य में कुछ तो ऐसा माध्यम होगा जिससे कि लोग आपसे जुड़ सकते हैं? क्या भविष्य में कुछ ऐसा आप शुरू करने वाले हैं जिससे कि हम आपसे जुड़ सकें, हमारे व्यूअर्स जो आपको लगातार देख सकें? कुछ उसका उपाय बताएं। हम कुछ नियमित वीडियोस बना करके सबके लिए डालेंगे। परिचयात्मक वीडियोस होंगे, जिसको गंभीर विद्वान बनना वो गुरुकुल में ही आए, पर उनकी जो ठीक से उसके विषय में पता चले कि शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों का ज्ञान क्या है, और उससे हम जो लोग नहीं पढ़ सकते वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसे शीघ्र ही, जल्दी ही हम अपने कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है। देखो, सोशल मीडिया का भी सबसे अच्छा लाभ यही है कि इसकी पहुंच हर व्यक्ति तक है। तो भविष्य में हमें ये वीडियो देखने को मिलेंगे। हमारे व्यूअर्स को आप आश्वस्त करते हैं कि आप तक पहुंचने का माध्यम अब उनका खुलने वाला है, आपके ज्ञान मिलेंगे उनको? जी, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, और जो सुनने वाले होंगे उन्हीं के कारण तो हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। हाँ जी, आपका। तो देखिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है, क्योंकि अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, गुरुकुल के बारे में जानना है तो शुरू से लेकर जुड़ना होगा और बेसिक तक समझना होगा। क्योंकि जैसे अगर बच्चा, छोटा बच्चा एक नॉर्मल एजुकेशन लेता है, वो और गुरुकुल के एजुकेशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं खुद गुरुकुल में गई हूँ, आपको गुरुकुल के वीडियोज़ भी दिखाए हैं। तो बहुत जल्द आचार्य जी का खुद का अपना चैनल होगा, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, और शायद मैं इनके पास फिर आऊँ जिससे कि इनके वीडियोस के माध्यम तक आप तक पहुँचूँ और आपको भी इनके बारे में बताऊँ। तो आप यूँ ही चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन माताओं पिताओं को दिखाएं जो आज अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, जो बच्चे अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने बहुत ही अनजान है, अजनबी हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं है, फ़ोन में बिजी हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले, ये समस्या का समाधान अब आपको मिलेगा बहुत जल्द। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यूं ही शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।